आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्व ज्ञान द्वितीय वर्ष की स्टडी में आज 27वां सेशन है और हम पढ़ रहे हैं नव पदार्थ पुस्तक पर आधारित जीव अजीव पुस्तक, जिसमें अजीव पदार्थ पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो अब तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड कोई जिज्ञासा अगर हो तो सबसे पहले वो आमंत्रित हैं। हाँ संजू जी। सर एक बार ना, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। स्कंद और प्रदेश समझ, परमाणु समझ में आ गया, देश और प्रदेश समझो। ओके, देखिए क्या होता है ना, जैसे कोई भी एक पदार्थ जब मतलब जॉइंटली रहता है, पूरा एक पिंड के रूप में है, तो तो स्कंद है। जैसे जैसे ये है तो ये क्या हुआ, एक स्कंद है। ठीक है। हाँ। अब परमाणु तो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं देश और प्रदेश की। तो परमाणु जितना सूक्ष्मतम हिस्सा जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसका ही एक पार्ट, मतलब इसका एक छोटा सा एक कोना ले लीजिए, बिल्कुल उसका द शॉर्टेस्ट पार्ट, वो कहलाएगा प्रदेश। जो इसमें जुड़ा हुआ है वही प्रदेश होगा। हाँ। ठीक है। और देश क्या है, देश कितना भी बड़ा हो सकता है, मतलब ये जो पूरा पीस है ना, ये पूरा पीस से थोड़ा भी छोटा है, या कितना भी छोटा, हाफ हो, वन फोर्थ हो, बिल्कुल थोड़ा सा 1% जितना हो, वो सारे पोर्शन देश ही कहलाते हैं। अलग अलग साइज के देश हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, स्कंद के सारे हिस्से जितने हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो कुछ भी हो, सब हाँ देश हाँ, कोई कहलाते भी हिस्सा, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, अब शरीर है, तो शरीर के एक एक पार्ट एक एक देश हो गए। हैं। या एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई स्कंद है 50 परमाणुओं से बना हुआ। तो हम्म। 50 परमाणु अगर साथ में हम लेंगे तो वो 50 का एक सिंगल पीस, वो तो स्कंद कहलाएगा। अब 50 की जगह मान लीजिए हमने दो दो परमाणु जितना हिस्सा काल्पनिक, क्योंकि वहां पे हम तोड़ नहीं रहे, तोड़ जैसे हमने स्कंद के दो टुकड़े किए, मान लो दो प्रदेशों को भी अलग कर दिया, तो फिर बचेंगे 48 प्रदेश, तो वहां तो दो स्कंद बन गए अलग अलग। तो ये जो भी देश प्रदेश की बात आएगी वो तभी आएगी जब उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, बिना ब्रेक किए वो अखंड पीस रहेगा, तभी वहां देश की बात आएगी। तो मान लीजिए उस 50 में से दो तीन चार पांच, मान लो 5 प्रदेश का हमने एक पीस कल्पना की कि हाँ इतना पोर्शन हमने आइडेंटिफाई कर दिया, तो वो आइडेंटिफाइड काल्पनिक एरिया वो कहलाएगा देश। अब वो 5 की जगह हम 49 का भी ले सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 49 ले पाएंगे, क्योंकि उसकी टोटल संख्या 50 थी। तो 50 वाला तो है पूरा स्कंद, 50 से कुछ भी स्कंद। कम है वो देश होगा। तो 49 वाला साइज का भी एक देश हो सकता है, 5 वाला भी देश हो सकता है, दो परमाणुओं से मिलके मतलब दो प्रदेशों जितना एरिया भी देश हो सकता है। पूरा बट 50 एक है वो देश नहीं कहलाएगा। पूरा 50 नहीं, पूरा वो 50 तो स्कंद स्कंद कहलाए। कहलाएगा। स्कंद का एक हिस्सा, वो हिस्सा कौन सा, जो सबसे सूक्ष्म है वह हो गया प्रदेश, और जो सबसे सबसे सूक्ष्म नहीं है उसके बीच वाला कोई भी हो, मतलब प्रदेश को वो और देश। स्कंद को छोड़ के एक एक अगर परमाणु लिया हमने, एक प्रदेश वाला लिया, वो तो प्रदेश हो गया। 50 लिया तो स्कंद हो गया। अब 2 से स्कंद। लेके 49 तक वो सारे वो के देश सारे हो। देश में ही आएंगे। कोई भी साइज ले लो, चाहे 10 ले लो, 15 ले लो, 18 ले लो, सारे देश होंगे। और प्रदेश का सबसे छोटा हिस्सा जो अलग हो जाता है उस कंद से, वो परमाणु हो। हाँ, अलग हुआ तो परमाणु है, साथ में जुड़ा है तो प्रदेश है। ठीक, ओके सर, थैंक। हाँ सुमन जी। जय जिनेन्द्र सर। अजीव का क्वेश्चन नंबर 9 सर, जीव और पूतगल की गति लोक से बाहर क्यों नहीं है, इसके 4 कारण बताए हैं। उसमें गति गति का अभाव तो समझ आया सर, तो 2 3 4 नंबर वाला डिफाइन कर दीजिए। ये किसका, अजीव का या जीव का? हाँ, अजीव का अजीव। क्वेश्चन नंबर 9। ओके। हाँ। तो हाँ, इसमें कौन सा नहीं समझ में आया? अ, सहायक का अभाव, ये क्या है? सहायक होने पर और रुक्ष होने के कारण, और लोक स्वभाव के ओके, कारण। सहायक का अभाव मतलब धर्मास्तिकाई का अभाव। धर्मास्तिकाई गति में सहायक होता है ना, तो उसका अभाव है। आलोक में धर्मास्तिकाई नहीं होने से ऐसा लिखा जाए। सर वो तो गति का अभाव पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन नहीं नंबर नहीं 1 नहीं, में भी। गति का अभाव का मतलब ये हुआ कि वहां पर गति नहीं होती है। वहां एब्सोल्यूट टर्म्स में बता दिया कि गति ही नहीं होती। देखो, एक तो है ना, गति में सहायक धर्मास्तिकाय का अभाव होना, वो एक बात हुई, और एक गति हाँ। होती नहीं है। अच्छा।
तो पहला कारण तो सिंपल बता दिया कि वहां पे गति का अभाव है, इसलिए वहां जा ही नहीं सकता है। दूसरा, अच्छा ये जो दूसरा। सहायक का अभाव में क्या आया दूसरी बात में, कि वहां धर्मास्तिकाय का अभाव है। अच्छा, और सर रुक्ष होने के कारण? हाँ, मतलब क्या होता है ना, कोई भी चीज को गति करने की, रुक्ष कोई चीज होगी ना तो वो गति नहीं कर पाती, रुखी चीज गति नहीं कर पाती है, उसके लिए थोड़ी स्निग्धता चाहिए, मतलब फिसलन होनी चाहिए। फिसलन के बिना गति कैसे हो, कोई रुखी चीज होगी वो तो वहीं चिपक जाएगी। हाँ, तो इसलिए तो फिर रुक्ष। इसमें फिर कोई भी सारे जीव अजीव जो भी नहीं जा सकते पुद्गल, वो सारे ही रुक्ष है? नहीं, पुद्गल, आ, देखिए इसमें क्या होता है ना, अब वो थानम में जो चार बातें दी है ना, वो किसी अपेक्षा से दे तो जाती है, लेकिन मूल कारण तो एक ही है। आप इसको कैसे भी एनालिसिस कर लो, मूल कारण इतना ही है कि लोक के बाहर कोई भी जीव या पुद्गल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां धर्मास्तिका ही नहीं है। अब एक हाँ कारण भी हाँ। हम पकड़ ले, अब उसी से मैच बाकी चीजें सेट हो जाएगी। तो मूल कारण एक ही हुआ कि लोक के बाहर धर्मास्तिकाई नहीं होने से वहां कोई जा ही नहीं सकता। अब रुक्षता की बात क्यों आई, क्योंकि लोक के टॉप पर कोई पुद्गल आता है तो वहां वो रुक्ष हो जाते हैं। अब लोक के जो अंतिम हिस्से पे कोई भी पुद्गल भी आया या जीव भी आया तो वो रुक्ष हो गए। तो रुक्ष होना, अब जीव के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें तो रुक्षता वाली बात होती ही नहीं है, वो तो अरूपी है। लेकिन हम्म। पुद्गल जब लोक के अंत तक पहुंचता है तो फिर उसके जो स्निग्ध पुद्गल है या उसमें जो स्निग्धता वाला गुण है वो समाप्त हो जाता है, वहां रुक्षता ही बचती है, इसलिए वो नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे अनेक कारण बता दिए गए, बट मूल कारण तो वही समझना है हमें कि लोक के हाँ। बाहर धर्मास्तिकाई नहीं होने से कोई गति कर ही नहीं सकता। अब वो वृक्ष है, वो एक एक्स्ट्रा चीज हो गई है, मूल बात तो वही हो रही थी, धर्मास्तिकाई नहीं है। तो पहला हम्म। कारण गति का अभाव, वह भी कहीं ना कहीं सहायक का अभाव भी उसमें जिम्मेदार है। धर्मास्तिकाई नहीं है इसलिए वो गति भी नहीं कर पा रहा है। फिर सर चौथा पॉइंट भी वैसा ही है, लोक स्वभाव के कारण, यानी 3 पॉइंट तो सेम ही है। हाँ, यहाँ बस यही है कि ये स्वभाव है, लोक का स्वभाव है कि लोक में ही ऐसा होता है, मतलब एक एक यूनिवर्सल रूल बना हुआ है, ऐसा समझ लें कि कोई हम्म, चीज लोक के बाहर नहीं जा सकती। ठीक। ओम अरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजू जी, और कोई जिज्ञासा है आपकी? तो सर जो ये जैसे बोलते हैं चांद सूरज पे जो जाते हैं ना, सूरज पे तो नहीं गए, चांद पे जो लोग जाते हैं या प्लेनेट पे, तो वो बोलते हैं कि वो स्थिर नहीं रहता है, जो भी हो जिसमें बैठ के जाते हैं वो डोलते रहता है, तो क्या वहां धर्मास्तिकाय का कमी होता है? नहीं नहीं, वहां तो धर्मास्तिकाय है ही ना। धर्मास्तिकाय तो नहीं हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई वो तो कहाँ होगा जो अलोक है, अलोक में तो कुछ भी नहीं होता है। नहीं, बोलते हैं ना वहां जो जाते हैं उनका जो यान रहता है या जो जिसमें बैठ के वो जाते हैं, वो एक ऐसे स्थिर नहीं रहता है, वो डोलते रहता है या कुछ भी, तो नहीं नहीं नहीं, क्या वो स्थिरता नहीं इसमें है? धर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय का कोई कारण नहीं है, वो तो सब जगह है। मतलब ये तो लोक का ही पार्ट है ना, मून जहां भी है वो तो लोक का ही हिस्सा है, और लोक में तो धर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय अखंड रूप से ही है सब जगह। वो वो कुछ और कारण, गुरुत्वाकर्षण या और कोई कारण होगा। ओके। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। कल हमने 37 तक कर लिया था, या 36 तक शायद हुआ था, 36 चल रहा था उस समय। हमने बात आवलिका की चल रही थी, आवलिका के बाद मुहूर्त और प्रहर, प्रहर तक हम पहुंचे थे। प्रहर की ही बात शायद लास्ट चल रही थी, जिसमें हमने ये बात की थी कि जिस समय कोई किसी पुरुष की छाया की हाइट, छाया की जो साइज है वो उसके एक्चुअल साइज से मैच करती है, वह समय प्रहर का होता है। उसके बाद दिन रात, दिन रात तो पता ही है हमें, 24 आवर्स के होते हैं। मतलब एक बार सूर्योदय हुआ उसके बाद सूर्यास्त होगा, वो पीरियड तो हो गया दिन, और उसके बाद सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय का पीरियड हो गया रात। दोनों मिला लें कोई लगभग 24 घंटे का हो जाता है। उसके बाद पक्ष, 15 दिन का, 15 डेज। और पक्ष के संबंध में जैसे हम पक्षी प्रतिक्रमण करते हैं, पक्षी का मतलब भी पक्षी होता है,
तो पाक्षिक प्रतिक्रमण या पक्षी प्रतिक्रमण, दैट मीन्स एवरी 15 डेज में। अब हालांकि ये 15 दिन का भी एकदम निश्चित नियम नहीं होता है प्रतिक्रमण के संबंध में, तो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। कभी यह अमावस या पूर्णिमा को आती है पक्षी, कभी 14 को आ जाती, कभी 13 को भी आ सकती है। तो इसका जो मूल कारण है, मतलब नॉर्मल अगर डेज रहते, देखिए हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर में डिफरेंस क्या होता है, इंग्लिश में एक जैसा चलता है। एक से अगर डेट चालू हुई तो 30 का महीना है तो 30 तक, 31 का महीना तो 31 तक, या 28 या 29 फरवरी में कभी हो सकता है, तो उतनी देर तक संलग्न चलता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि इस बार इस महीने में 5 तारीख 2 बार आ गई है या 8 तारीख मिस हो गई है, उस तरह का कुछ होता नहीं है। लेकिन हिंदी कैलेंडर में ऐसी कुछ चीजें मिलती है। तो सामान्यतया जो पक्षी की डेट होती है, ये बात मैंने ऐसे प्रसंग वैसी बात कर रहा हूँ, वैसे कोई हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए, क्योंकि आप लोगों में से काफी पक्षी पे प्रतिक्रमण करते होंगे, और उसमें कंफ्यूजन ये आ जाता है, प्रायः ये कंफ्यूजन आता रहता है कि हम जब पक्षी की डेट कोई बताते हैं, या हमारे तेरापन समाज की डेट और अन्य संप्रदायों में डेट में भी काफी अंतर मिलता है। अक्सर अधिकांश समाज में तो मानो 14 को पक्की होती है, लेकिन हमारे ज्यादातर अमावस या पूर्णिमा को होती है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण बहुत सिंपल है कि 15 दिन की पक्की होती है, और अगर मान लीजिए अमावस को पक्की हुई और सारे डेज नॉर्मल चल रहे हैं, मतलब कोई भी दो नहीं है, कोई टूटी हुई तिथि नहीं है और कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो उस केस में अगेन 15 दिन अमावस को होंगे, फिर अमावस के बाद पूर्णिमा को होंगे, तो जो पक्ष कंप्लीट होता है ना, उसको मान लिया जाता है कि ये पक्ष कंप्लीट हुआ। अब इसमें 14 का कोई ऐसा रूल नहीं है। 14 पे पक्की तो तब आती है जब मान लीजिए कोई तिथि डबल हो जाए, मान लीजिए तीज 2 बार आ गई, तो 2 तीज आने से क्या होगा कि 14 पे तो 15 दिन पूरे हो जाएंगे। अब हम मान लो अमावस लास्ट था और अब पूर्णिमा पे तक वेट कर रहे हैं, तो उसमें फिर अतिक्रमण हो जाता है, 15 दिन से ज्यादा चले जाते हैं, इसलिए फिर 14 की भी पक्की कर ली जाती है। ऐसे कभी 13 की भी आ सकती है। तो एक बस ये ध्यान रखने की बात इतनी सी है कि पक्की का मतलब 15 दिन होता है, 14 से पक्की का संबंध नहीं है। उसके बाद मास, दो पक्ष का एक मास होता है, मास मतलब लगभग 30 दिन का हो जाता है। उसके बाद ऋतु, ऋतु कितनी होती है तो बता सकते हैं? चार चार होती है। हाँ, मतलब उसका ड्यूरेशन क्या है? ऋतु 6 होती है सर। हाँ, तो ये कितने ड्यूरेशन की एक ऋतु हुई, मतलब जैसे मास तो 30 दिन का हुआ, तो अब देखिए इसमें भी है ना, कभी कभी हम पढ़ते हैं भी 4 ऋतुएं होती है, कभी 6 भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 6 ऋतु को ही समझना है 6 हमें, तो ऋतु 2 मास की एक ऋतु है। होती है। हाँ दो सर। मास की एक ऋतु। हाँ, क्योंकि ये चीज है ना, इसलिए ध्यान रखना है, क्योंकि ऋतु में कई बार ऐसे दिमाग में आ जाते हैं, जैसे चौमासा है भी, चातुर्मास 4 महीने का हम बोलते हैं, तो 4 महीने का जैसे चौमासा हुआ वो एक ऋतु मानते हैं, चौमासे को भी एक ऋतु ही बोलते हैं ना, एक मौसम है ये भी बारिश वाला। तो उस तरीके से कहीं हम 4 महीने समझेंगे तो हम इसको कहीं 4 महीने का ना कर दें, तो 3 ऋतुएं भी गिनी जाती है, 4 भी कहते हैं, 6 भी कहते हैं, तो यहाँ 6 ऋतुएं वाली बात ध्यान रखते हुए हमें ऋतु की कालमान को 2 महीना समझना है। मतलब मास का डबल हो गया तो ऋतु हो जाएगी। उसके बाद अयन, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, 3 ऋतु मतलब 6 महीना हो गया। 6 महीने। फिर 2 अयन का 1 वर्ष होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी है कैलकुलेशन, सब ध्यान में ही होगी आपको प्राय। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो शब्द आ रहे हैं ना, पल्योपम, सागरोपम, उत्सर्पणी, अवसर्पणी, यावत, यावत मतलब तक, अप टू, अप टू कहां तक? पुद्गल परावर्तन। पुद्गल परावर्तन मानो एक हाईएस्ट पीरियड दे दिया गया, उससे बड़ा कोई पीरियड का माप उल्लेखित नहीं मिलता है। तो अब इनका भी थोड़ा सा एक परिभाषा देखो, पल्ले की तो बात शायद पहले कई बार हो चुकी है, तो ध्यान में होगा, 4 कोस, लंबा चौड़ा, डीप कुआ, और उसमें योगलिक शिशुओं के बालों से, बाल भी एकदम तोड़, मतलब एकदम उसको काट काट के छोटे छोटे पीस करके उसको खचाखच भरा जाता है, फिर 100 साल में एक बाल निकाला जाता है। वो भी इतना ठसाठस भरा जाता है, उसमें उपमा जब दी जाती है तो उसमें बहुत सारी बातें आती है कि भाई उतना टाइट, जैसे हम कभी आटा भरते हैं तो कभी थोड़ा लूज रहता है, और दबाएंगे तो और दब जाएगा, तो ऐसा उतना दबा दबा के भरना है कि उसके ऊपर घोड़े हाथी आदि चले ना तो भी दबना नहीं चाहिए। तो उसके लिए एग्जाम्पल आता है चक्रवर्ती की सेना, तो चक्रवर्ती की सेना भी उस पर निकल जाए तो भी वो दबे नहीं, उतना मतलब स्ट्रांगली भरा। तो इतना कूट कूट करके जब बालों को भरा जाता है, फिर 100 साल में एक बाल निकाला जाता है, और वो पीरियड जब वो पल्य या कुआं खाली होता है, उस पीरियड को कहते हैं पल्य, जिसको पल्योपम भी कहते हैं, पल्य की उपमा यानी पल्योपम।
इसी प्रकार से सागर की उपमा यानी कि सागरोपम। पल्य से सागर निकाला जा सकता है, 10 करोड़ा करोड़ पल्य इक्वल टू 1 सागर, मतलब 1 के आगे 15 जीरो लगाने से उतने पल्य का 1 सागर हो जाता है। अब सागर के बाद उत्सर्पणी अवसर्पणी जो शब्द आए हैं ये एक्चुअली काल चक्र के पार्ट हैं। एक काल चक्र होता है 20 करोड़ा करोड़ सागर का। 20 के कैसी होता है ना काल चक्र का। हाँ सर। तो उसमें अब उत्सर्पणी अवसर्पणी तो वैसे बराबर ही होते हैं, जितना उत्सर्पणी का समय काल है उतना ही अवसर्पणी का भी है। उत्सर्पणी में बस इतना ही होता है कि आरों का जो विकास होता है, जैसे अभी वर्तमान में अवसर्पणी चल रही है तो इसका जो पहला आरा था वहां पर मनुष्य की अवगाहना अधिक, उसके बाद वहां सुविधाएं अधिक, सुख अधिक, इस तरह से काफी कुछ शुरुआत में ज्यादा होता है, फिर धीरे 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 कम होता जाता है। तो कम होने की वजह से इसको बोलते हैं अवसर्पणी। अव मतलब नीचे गिरने का क्रम। और फिर उत्सर्पणी में उल्टा हो जाएगा, वहां पर ऊपर बढ़ने का क्रम है। तो जैसे अभी 5वां आरा चल रहा है, इसके बाद 6ठा आरा तो और भी खराब आएगा। अब उस 6ठे आरे जैसा ही पहला आरा बनता है उत्सर्पणी में, उसके बाद जैसा हमारा अभी अवसर्पणी का 5वां आरा है उस तरह का बनेगा उत्सर्पणी का दूसरा आरा, और फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ की तरफ जाता है। यह है उत्सर्पणी। तो ऐसे उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों मिला करके एक काल चक्र हो जाता है। अब उसके आगे यावत शब्द आया अप टू पुद्गल परावर्तन। तो पुद्गल परावर्तन को कोई बता सकते हैं क्या होता है? ये भी एक समय को नापने की ही इकाई है। ये प्राय सबके पढ़ा हुआ शायद न हो, शब्द सुनावा तो होगा, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ में ये बात आती है कि अर्ध पुद्गल परावर्त काल में तो जीव पक्का मोक्ष चला ही जाता है, अगर कोई एक बार सम्यक्त्व को छू ले तो। हाँ शकुंतला जी। हाँ जय जिनेन्द्र। पुद्गल परावर्तन यानी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से जो अपनी पौद्गलिक वर्गणाएं हैं शरीर की, वैसे 8 प्रकार की होती है, इसमें आहारक वर्गणा को नहीं लिया गया है। 7 वर्गणाओं को जो भाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्पर्श करे, जितना समय उसमें लगता है वो पुद्गल परावर्तन कहलाता है। ठीक है, परिभाषा तो आपने अच्छी बताई है, बट फिर भी थोड़ा और इसको अगर डिटेल में समझ लेंगे तो क्लियरिटी आ सकती है। सरिता जी। सर अनंत काल चक्र जहाँ पे बीत जाते हैं उसे एक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। अनंत काल चक्र जहाँ पे बीत जाते हैं। ठीक है, ये भी परिभाषा तो ठीक है, बट और अगर अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। कुसुम जी, आपको क्लियर हुआ पुद्गल परावर्तन या और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? सर और अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो पुद्गलों को स्पर्श कैसे स्पर्श होगा, कितना समय लगता होगा, एक आइडिया नहीं लग पा रहा है। थोड़ा उसको डिटेल में समझते हैं। सविता जी समझाएंगे, शायद हैंड रेज किया है। सविता जी आप म्यूट हैं। जय जिनेन्द्र सर, ये जो आपने कालचक्र बताया है, एक कालचक्र उत्सर्पणी का, एक कालचक्र अवसर्पणी का, ये दोनों मिला के जो एक कालचक्र होता है, ऐसे बहुत सारे कालचक्र होने पे एक पुद्गल परावर्तन होता है। ऐसे हाँ, बहुत सारे काल निकल जाने पे एक पुद्गल परावर्तन बहुत सारे बात तो ठीक है, बहुत सारे की जगह आप अनंत भी बोल दें तो ठीक और ज्यादा सटीक हो जाएगा। लेकिन ये तो बात सरिता जी ने अभी कही थी, बट उससे भी एकदम समझ में नहीं आ रहा कितना, फिर भी कितना, इतना समय क्यों? और पुद्गल परावर्तन जो शब्द आ रहा है उस शब्द का क्या मतलब है? तो देखिए, पुद्गल शब्द तो हम समझ गए, पुद्गल तो पता ही है हमें, जिसमें वर्णगंध रस स्पर्श हो वो पुद्गल होते हैं। अब परावर्तन शब्द को समझते हैं। परावर्तन शब्द का अर्थ कोई अगर बता सके तो काफी क्लियरिटी आ जाएगी। परिवर्तन, बदल जाना। परिवर्तन होगा। नहीं, परिवर्तन परिवर्तन अलग है, परावर्तन अलग है। री और रा मतलब मात्रा बदलती है ना, तो बहुत अर्थ बदल जाता है। ऐसे भी थोड़ा ध्यान रखिए, कभी शब्द आपस में हम मैचिंग शब्दों को समानार्थ न मान ले। पदम जी। जितने भी पुद्गल हैं उन सबका आवर्तन है ना, उनको टच करना, वो है पुद्गल परावर्तन। जितने भी पुद्गल हैं सभी पुद्गलों को स्पर्श करना, उस पर आवर्तन करना, वो है पुद्गल परावर्तन। ओके, तो देखिए क्या होता है ना, संसार में जितने पुद्गल है, अनंत पुद्गल है। अब एक एक पुद्गल को स्पर्श, अब स्पर्श कैसे करे जीव? तो उसके लिए एक शब्द, इंग्लिश का एक शब्द गो थ्रू समझ ले, गो थ्रू करना। जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, अब आपने मान लीजिए भाग 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी से कर ली, अब परीक्षा से पहले आपने सोचा कि मुझे एक बार पूरा रिवीजन करना है।
तो रिवीजन कैसे करते हैं? किताब का परावर्तन करते हैं, मतलब हम एक एक चीज पढ़ते हैं फिर से, पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, एक एक पेज पढ़ा, एक एक अक्षर पढ़ा, एक एक शब्द पढ़ा, ऐसे हम पूरी बुक को गो थ्रू करते हैं, तो उसको हम कहेंगे परावर्तन। जैसे कपड़े होते हैं, अब मान लीजिए पलेवन होता है ना, आप पोशद आदि करते होंगे, उसमें पलेवन करना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जितनी हमारी सामग्री, हम हर सामग्री को अच्छे से चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे? एक एक चीज को गो थ्रू करते हैं, जो भी हमने काम में लिया, पोषद में हमारे पास, हमारे निश्रा में जितनी सामग्री, सबको हम गो थ्रू करते हैं, तो उसको कहते हैं परावर्तन। तो इस तरह से पुद्गलों का परावर्तन है। पुद्गलों का परावर्तन कैसे होता है? इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 अपेक्षाएं जुड़ती हैं। जितने पुद्गल, अब इसमें भी बहुत डीप इसका तरीका होता है। हाँ बिमला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जय जिनेन्द्र सर, वो परावर्तन का मतलब रिवीजन हुआ क्या? हाँ, रिवीजन समझ लें। एक एक को हमें वापस मतलब छोड़ना, कोई छूटना नहीं चाहिए। रिवीजन में हर चीज कवर होनी चाहिए, वैसे ही सारे पुद्गल कवर होने चाहिए, कोई पुद्गल छूट ना जाए। जी तो सर। अब उसको कवर करने का भी बहुत तरीके होते हैं। देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 चीजें हैं, तो एक अपेक्षा को हम समझते हैं, फिर उस तरीके से अन्य अपेक्षा को भी समझ लेंगे। सर जैसे सूक्ष्म और बाध्य भी होते हैं। हाँ, सूक्ष्म बादर भी होगा, वो भी बात करेंगे, पहले हम बेसिक चीज समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानो हम क्षेत्र की अपेक्षा से बात करें, तो जितना बड़ा लोक है, लोक कितना बड़ा है, असंख्य प्रदेशों से प्रदेश उसमें आ जाते हैं आकाश के। तो हम ये मान लें कि ये जितने असंख्य प्रदेश है, वहां पर एक एक प्रदेश में पुद्गलों को हम स्पर्श करें, एक एक प्रदेश में, कि हम इस प्रदेश में गए, यहाँ हमने एक पुद्गल को स्पर्श किया। अब दूसरा कोई, हम अगेन मान लीजिए हम जन्म लेते हैं ना बार बार, तो जैसे हमने कहीं जन्म लिया, तो जैसे हमने कहीं एक जगह पे जन्म लिया, तो हमारा जो बर्थ प्लेस था, बर्थ का जो स्थान है, पर्टिकुलर उस प्रदेश की बात करूं, तो उस प्रदेश पर हम एक पुद्गल को हमने मान लीजिए स्पर्श किया। अब पुनः दूसरा जन्म लिया, हमने उस इतने बड़े असंख्य प्रदेशी आकाश में कहीं और जगह जन्म लिया और वहां के पुद्गल को फिर ग्रहण किया। ऐसे एक एक पुद्गल को जहां जहां हम ग्रहण करते जाएं, वहां हम डॉट लगाते जाएं, तो पूरे आकाश में जब पूरे डॉट्स आ जाएंगे, मतलब हर जगह हम जा चुके हैं, तो जाकर के हम कहेंगे कि क्षेत्र की अपेक्षा से हमने पुद्गल परावर्तन कर लिया। लेकिन यह भी बादर है, मतलब मोटे रूप में किया है। सूक्ष्म रूप में तो तब होगा कि आप सीरियल से करो। सीरियल से कैसे करेंगे? आप मान लीजिए पूरी श्रृंखला है असंख्य प्रदेशों की, पहले प्रदेश पर हमने कभी जन्म लिया, मान लो 50, 60, 100 साल बाद हमने कभी जन्म लिया, तो हम उसको कहेंगे अब यहाँ पे डॉट कर दो, यहाँ पे अब निशान करना। तब तक हम निशान नहीं करेंगे। अब फिर अगर हमने 200, 500, 1000, 2000, 5000 भव तक हम इधर उधर 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 जन्मते रहे, फिर दूसरे नंबर के जो प्रदेश थे ना, वहां कभी जन्म लिया, तो अब हम उसको डॉट करेंगे। मतलब बीच वाले को तो छोड़ ही दिया, हम उसको गिन ही नहीं रहे। हम गिनेंगे कब? जब अब वापस नेक्स्ट काउंटिंग हमारी कब होगी? जब हम तीसरे प्रदेश पे जन्म लेंगे, फिर चौथे प्रदेश पे, फिर पांचवें प्रदेश पे, ऐसे कर करके इतनी बारीकी से एक एक चीज को, मतलब असंख्य प्रदेश सीरियल से आने चाहिए। एक भी बीच में चला गया, कितनी बार चला जाए, कोई मतलब ही नहीं। वापस जब नेक्स्ट सीरियल पे जन्म लेंगे, उसी को हमें गिनना है, और तब हम डॉट करेंगे। ऐसे डॉट करते 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 मान लीजिए पूरे आकाश प्रदेश जब डॉटेड हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि अब क्षेत्र की अपेक्षा से यह सूक्ष्म परावर्तन भी हो गया। पहले हमने बादर परावर्तन किया, मोटे रूप से कर लिया, अब हमने सूक्ष्म परावर्तन एकदम बारीकी से किया। तो ऐसे ये तो केवल क्षेत्र की अपेक्षा से हुआ है, फिर ऐसे ही द्रव्य की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से और भाव की अपेक्षा से। तो इतना, मतलब ये ऐसा टास्क है ना, इसको खाली कल्पना भी करें तो ऐसा लगता है कि ये कब होगा पूरा। इसलिए कहते हैं कि अनंत काल चक्र बीत जाते हैं। हाँ मधु जी। सर सूक्ष्म जब करेंगे सूक्ष्म परावर्तन, तब सर बीच बीच में छूट जाएगा क्या? मेन मेन मतलब लिया लिया जाएगा, जैसे एक के बीच में काफी सारे हो जाएंगे, बीत जाएंगे काल, क्या सर? देखिए क्या होता है ना, 2 तरह की चीजें हैं। पहले में तो हमने क्या किया कि जो हमने हाँ जहां जहां जन्म लिया उसको मार्क करते गए, और ऐसे करके हमने पूरा आकाश को फटाफट खत्म कर दिया। मतलब थोड़ा हाँ। फटाफट तो क्या होगा, वो भी कितना असंख्य प्रदेश है में, तो कितने असंख्य भाव तो उसमें भी लग ही गए। लेकिन असंख्य भाव में भी कभी हो सकता है रिपीट भी हो जाए, तो उससे भी अधिक हो सकता है।
कोई एक ही जगह पे बार बार रिपीट हुआ तो वो तो उसी जगह डॉटेड होता गया। तो वो तो एक किस्सा हो गया ना कि थोड़ा फास्ट है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है, एक्चुअली ये सूक्ष्म और बादर का जो मैंने उल्लेख किया वो ठीक था क्या? एक बार कंफर्म कर लेना मुझे। मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि पहले शायद बादर होता है जिसमें सीरियल का आवश्यकता नहीं, और जहां सीरियल होता है वो सूक्ष्म होना चाहिए। फिर भी उल्टा भी हो सकता है, एक बार आप कोई चेक कर लीजिए, तत्व दीपिका पुस्तक में मिल जाएगा। तो दूसरा जो बात है ना, उसमें क्या करते हैं, सीरियल से मार्क करना है। तो जब भी हम पहले पे जन्म लेंगे तब हम काउंट करेंगे, अभी हमारा एक कवर हुआ है, तब तक का बीच में गिनना ही नहीं है। उसके बाद जब कभी भी वापस दूसरे पे आएंगे ना, तब उसको काउंट करेंगे। बीच बीच में जहां जहां जन्म लिया उसमें हो सकता है आपके असंख्य भाव ऐसे निकल जाए, उसको गिनना ही नहीं है। फिर जब भी हम वापस तीसरे पे आएंगे तब उसको गिनेंगे। तो ऐसे बीच वाले को काउंट ही नहीं करते हैं। तो काउंट नहीं करने का मतलब समय तो बीत रहा है ना, तो पुद्गल परावर्तन का काल कितना बढ़ता जा रहा है। हम सर उसको काउंट काउंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई हमने अभी तक मार्क नहीं किया, मार्किंग के लिए काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय तो बीत ही रहा है ना। तो ऐसे इतना लंबा समय बीत जाएगा, अगर सीरियल से हम उसको सेट करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इस सर तरह से काउंटिंग का ये, कोई पीरियड, सर काउंटिंग का कोई पीरियड भी होता है क्या? नहीं नहीं, पीरियड का मतलब, काउंटिंग का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ काउंटिंग से कि हम उसको मार्किंग कर रहे हैं एक तरह से भी, ये मेरा अब मैं इसको गिन हाँ लूं कि हाँ ये मेरा कवर हो गया, ये प्रदेश, इस प्रदेश में मेरा पुद्गल परावर्तन वाला टास्क कंप्लीट हुआ। जब तक सीरियल से नहीं आएंगे ना तो हम उसको लेंगे ही नहीं, वो बात है। अच्छा ठीक है सर, ओम। हाँ सरिता जी। सर ये जो एक जीव है, एक ही जीव, ये बादर भी करेगा और सूक्ष्म भी करेगा, दोनों हाँ इसका दोनों का क्षेत्र काउंट होगा, काउंटिंग होगा। सूक्ष्म का भी करेंगे। हालांकि देखो, मुझे लग रहा है कि बादर में तो बहुत कम समय लगेगा, सूक्ष्म से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों काउंट होते हैं। और सर एक वो द्रव्य, फिर जैसे आपने क्षेत्र को समझाया वैसे से द्रव्य, काल और भाव को भी समझा दीजिए एग्जाम्पल देके। वो से कभी तो सुना जो नहीं देखिए, है, अब इसको तो थोड़ा समझ शॉर्ट में आएगा। करते हैं। द्रव्य में क्या, अच्छा कोई हाँ बताएंगे? शकुंतला जी आपने हैंड रेज किया, आपकी कोई जिज्ञासा है यहाँ बताना चाह रहे हैं? और कोई बता सकते हैं? अभी एक मैंने बताया, बाकी कोई? शकुंतला नहीं, जी। जिज्ञासा नहीं है सर, आपने बताया वो सही है कि बादर में तो क्रम से होता है हम्म। और सूक्ष्म में क्रम से होता है। अब ठीक है। क्रम से होने के कारण के जो पहले वाले स्पर्श कर लेता है वो गणना में नहीं आते, उनको छोड़ देते हैं वापस। हम्म। ठीक है, वही बात है, मतलब बीच वालों को नहीं तो गिनना है। अब है ना, बाद अब द्रव्य से कैसे होता है शकुंतला जी, आपको आइडिया हो तो आप बताइए। द्रव्य में सर वो क्या जो सातों वर्गणाएं है ना, उनको हम्म। जीव एक क्रम से जितने समय में ग्रहण करके छोड़ता है उन समस्त पुद्गल के परमाणुओं को, मतलब जितने ये समय हुआ यहाँ पर कि हाँ देखो, सूक्ष्म और बादर तो सब में आएगा ही, उसको अलग से अलग हाँ से नहीं गिनेंगे। एक तो सब में पहले हम है ना मोटे रूप वाला देख लेते हैं, बादर बादर कर लेते हैं। उसके बाद उसी को सूक्ष्म में समझ लेंगे कि वही चीज सीरियल से करनी थी। मान लीजिए 7 वर्गना की बात है, एक तो आहरक वर्गना को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आहरक वर्गना तो बहुत रेयर है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आहरक वर्गना को हम नहीं छोड़ेंगे ना तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, उद्गल परावर्त काल। आरक वर्गण और आरक को चार टाइम करते हैं, फिर वो तो निश्चित ही बाद में वो मोक्ष जाएंगे, उनका तो हाँ जन्म मरण मतलब उससे, होता क्योंकि है। टोटल किसी एक जीव का पूरे लाइफ में आहरक शरीर बनाने का काम ही लिमिटेड 4 बार मैक्सिमम पड़ सकता है, मैक्सिमम। वो भी पड़े नहीं पड़े, हर जीव बनाए ये भी जरूरी नहीं। तो वो तो टास्क को हम ले ही नहीं सकते, इसलिए हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। अब बची 7 वर्गणाएं, क्योंकि श्वास तो जीव बार बार लेता है। अब जैसे श्वास वर्गणा को ग्रहण किया तो श्वास वर्गणा के जितने पुद्गल है, कितने पुद्गल है? अनंत पुद्गल है। उन अनंत पुद्गलों को, अभी बादर की बात करा, जैसे एक पुद्गल ले लिया श्वास में, फिर श्वास ली, फिर दूसरा पुद्गल लिया, अब कितने, एक एक श्वास में तो हम ऐसे तो अनंत पुद्गल ले लेते हैं। तो जितने ले लिए उनको हम एक बार साइड में करते जा। अभी हमें सारे जितने पुद्गल अवेलेबल उन सब पुद्गलों को लेना है श्वास में। फिर औदारिक शरीर बनाने में ऐसे ही सब पुद्गलों को लेना है। ऐसे वैक्रिय शरीर बनाने में जो पुद्गल हम बार बार लेते लेते जा रहे हैं ना, उसमें सब पुद्गलों का एक बार नंबर आना चाहिए, कोई पुद्गल छूट ना जाए। तो ये कैलकुलेशन होती है द्रव्य के रूप में। ठीक है, द्रव्य की बात हो गई, क्षेत्र की बात हो गई। हाँ सरिता जी। सर जैसे आपने कहा कि व्यक्ति पुद्गलों को भी लेना है, तो उसके लिए फिर हमें व्यक्ति शरीर बन के, मतलब वो हमें बनना ही पड़ेगा और हमें वो जब पुद्गलों को वैक्रिय शरीर लेना ही बनेगा तब पड़ेगा। लेगा, नहीं बना तब तक हाँ वेट जब करते वो, रहो, पुद्गल परावर्त तब काल तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता चलते रहेगा। रहेगा। बाप सर ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, अब द्रव्य वाली बात होगी, क्षेत्र की बात। अब काल की बात करें तो काल का लॉजिक ये होता है कि एक काल चक्र में
जितने समय होते हैं, समय मतलब जो सूक्ष्मतम इकाई है ना, समय, आवलिका में असंख्य समय, वैसा समय। तो अब यहाँ पर हर समय को काउंट करना है, तो यहाँ कैलकुलेशन का बेस वह समय हो जाता है। और हर समय में, जिस एक समय में मान लो जितने पुद्गल ले लिए, फिर दूसरे समय में जितने पुद्गल लिए, ऐसे हम उन पुद्गलों को काउंट करते रहेंगे। हमें उतने बार, मतलब पूरे काल चक्र में जितने समय, और उसमें फिर सीरियल वाली बात जब आती है ना, तो वो तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब क्या बचा है? भाव। भाव वाली बात एक बार कोई बता सके, मुझे एकदम क्लियर नहीं है। सुमित्रा जी, आप या जिनको पता हो। दीपिका वैसे से बता दूं मैं, ये पूरा नहीं, याद ऐसे तो बा वाला। मुझे लगता है इसमें ना वर्ण गंध रस स्पर्श वाली बात आती होगी। वर्ण पुद्गलों के गंध जो वर्ण गंध रस स्पर्श है ना, हाँ उसमें जैसे 5 वर्ण है, तो पांचों वर्ण में से एक एक भी श्वेत वर्ण वाले, फिर अलग अलग वर्ण वाइज लेंगे, फिर गंध वाइज लेंगे, इस तरह से वो उनके भाव आ जाते हैं। भाव का मतलब होता है उनके पुद्गलों का क्या गुण है। तो द्रव्य, सॉरी, ये वर्ण जो 4 चीजें ना, गंध वर्ण गंध रस स्पर्श, ये उसके भाव होते हैं पुद्गलों के। तो भाव की अपेक्षा से ऐसे एक एक पुद्गल को पूरा ग्रहण करना, फिर उसमें वापस सीरियल से ग्रहण करना। ठीक है संजू जी? तो सर अगर जैसे सूक्ष्म वाले ही कंपल्सरी है, जरूरी लाइन वाइज करने, सीरियल वाइज, दोनों तो फिर जरूरी है। बादर, उतना पीरियड, मतलब इस पीरियड को इतना लंबा होता है, वो उपमा समझ लीजिए, उपमा ही है एक्चुअली। हाँ समझ कोई गए, पर फिर वो अगर बादर हमने पहले कर लिया तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है फिर। नहीं, पहले बात का जरूरत नहीं है, वो तो बादर भी हो जाना चाहिए सूक्ष्म में। तो वही मैं बोल रहा हूँ, बादर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर सूक्ष्म कर दिया तो सूक्ष्म तो इतना बड़ा है कि बादर तो क्या है, बहुत आसान हो गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। आपको अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो फिर वो असंख्य के भेद और अनंत के भेद में तो और मुश्किल हो जाएगा। वहां पर जो एक डाला पाला का थोकड़ा होता है ना, उसमें तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो कैलकुलेशन। सर मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आया, रिफा उल्फा बोल रही हूँ। अच्छा, किनको नहीं समझ में आया, एक बार हैंड रेज करें। सर इतने घूमने से छुटकारा कब कैसे मिल सकता है? हाँ, छुटकारा कैसे मिलेगा, ये प्रश्न बनता है। इतना वो क्यों दिमाग लगाएं, इतना घूमना ही क्यों है हमें? हाँ तो छुटकारा तो देखिए, तरीका तो वही है, धर्म ही करना पड़ेगा। धर्म होता है संवर निर्जरा से। हम अपने जीवन में अधिक समय धर्म में व्यतीत करें, अपने भावों में शुद्धि लाएं, सरलता लाएं, कषायों का मंदीकरण करें, यही सब तरीके होंगे। पता हम सबको है ही है। मेन सारांश यही है सर, मेन सारांश यही है। सारांश यही है बस। उद्गल परावर्तन को समझने में भी इतना लंबा समय, एक सम्यक प्राप्त होने के बाद भी आपको अर्ध, मतलब 50% ऑफ दैट टाइम तो फिर भी भटकना पड़ सकता है। तो हम बोलने में भले हम बोल देते हैं, बोलने में भले हम ये बात भी बोल देते हैं कि अर्ध पुद्गल में तो चले ही जाएंगे, हम उसमें खुश भी हो जाते हैं, लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये तो इतना लंबा पीरियड है कि हम बोर हो जाएंगे। इतना लंबा समय भी कोई निकालने का है क्या संसार में? लेकिन अगर सम्यक तो नहीं आया ना, तो कितने पुद्गल परावर्तन काल तक हम भटकते रहेंगे, कितने ही अनंत पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकता है। तो वैल्यू तो है सम्यक्त्व की, लेकिन उतनी खास वैल्यू भी नहीं, क्योंकि इतना लंबा समय तो हमें नहीं चाहिए। हम थोड़ा तो शॉर्टकट चाहेंगे। तो शॉर्टकट तो बस यही है कि हम जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उसको सम्यक तरीके से जिए, अच्छा जीवन जिए, धर्म ध्यान हमारे जीवन में आए। कोरी मतलब देखिए क्या होता है, कई बार है ना, ऐसे ऊपर ऊपर का धर्म हो जाता है ना, वो खाली ऊपरी धर्म न रह जाए, भीतरी धर्म बने। हम अंतर्मुखी बने, हम आत्मा को बार बार देखें, हम ये फील करते रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे कर्मों से मुक्त बनना है। ये बात बार बार फील होती रहे। अक्सर क्या होता है ना, जब हम संसार में रहते हैं तो थोड़े भटक से जाते हैं। बार बार ये विस्मृति हो जाती है कि हम संसार में हैं। तो कभी कोई टास्क आता है, अब शादी ब्याह होते हैं, तो नहीं भी शादी ब्याह तो धूमधाम से करनी, सब करते हैं वैसे हमें भी करने हैं, अग्नि के साथ फेरे भी लेने हैं, फूल भी लगाने हैं, और लॉन में ही खाना रखना है। मतलब ऐसे, ये एक एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा आपको बिल्कुल कल से बंदी करना है। पर यहाँ विवेक की जरूरत होती है कि अनावश्यक हिंसा हम कितनी कर रहे हैं, अनावश्यक कर्मों का बंधन कितना कर रहे हैं। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि अति जब लगने लगती है तो फिर बोर होकर के छोड़ो, मुझसे नहीं होगा धर्म ध्यान।
तो ऐसी परिस्थितियों में हम कितना पेशेंस रख पाते हैं, कितना हम न्यूट्रल रह पाते हैं, कितने धर्म में टिके रह पाते हैं, ऐसी कितनी टास्क हमारी लाइफ में चैलेंजिंग आते हैं, उन सबको हम धीरे धीरे पार कर पाए, धैर्य रखते हैं और धर्म में टिके रह पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मोक्ष बहुत पास आ सकता है। वहां पर तो संख्य भव में, या यूं समझ लो उंगलियों पे गिन सके उतने भवों में भी मोक्ष जाया जा सकता है। तो सही श्रावकत्व हम में आ जाए, सही सम्यक्त्व आ जाए, सबसे महत्वपूर्ण तो सबसे पहले सम्यक्त्व आ जाए, और उसके बाद सेकंड भूमिका श्रावकत्व की है। और कभी अवसर मिल जाए, कभी हमारे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ जाए और आसपास का हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी हमें साथ दे, तो साधु बनने की अगर भावना जाग जाए और साधु बन जाए तो और मोक्ष पास आ जाता है। तो ऐसे उपाय तो देखिए यही सब होंगे, नया तो मैं क्या बताऊं, धर्म ही करना होगा, जो भगवान महावीर ने मार्ग बताया बस उसी को फॉलो करना है, तो हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं, इतने लंबे समय तक हमें शायद भटकना न पड़े। और हम सब यही उम्मीद करते हैं, यही हम आशा करें, यही होप रखें कि हम जल्दी से जल्दी मोक्ष जाएं। फिर भी इस चीज को समझने तक तो हमने कितने टाइम तो वेस्ट कर दिया। समझ लो अभी 50 वर्ष बीत गए आयुष्य के, तो कितना तो 50 वेस्ट कर में दिया। क्या बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटा सा पीरियड है। अर्ध पुद्गल परावर्तन में कितना परसेंट हुआ, ये कुछ भी नहीं है, बिंदु भी नहीं है। सर जब जागो जब सवेरा है सर। आगे का तो पता इसलिए आप नहीं ना ऐसा न कौन सा सोचें, जन्म अभी मिले। तो बहुत है आपके पास में, अब से आप सोचें तो कितना समय है आपके पास जब आप ये सब कर सकते हैं। हाँ सविता जी। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था, तो फिर हर जीव का अलग अलग ये पुद्गल परावर्तन का जो समय होता है वो सब जीव का अलग अलग होता होगा ना? हाँ नहीं, अलग अलग तो नहीं होता है, ये तो कालमान का उपमा ही है। अब जैसे उपमा जब ली गई है तो जैसे पल्ले की भी उपमा ही होती है। अब योगलिक के शिशु, कोई बोले भी मैंने तो इस शिशु के बाल लिए, उसके ज्यादा बारीक थे, इसके थोड़े बड़े हैं, तो फिर अंतर आ जाएगा। तो वो खाली एग्जाम्पल है, ये उपमा है, कोई न तो रियल कूड़ा खोदना है, न उसमें बाल भरने हैं, इसी प्रकार से न कोई एक्चुअल पुद्गलों को परावर्त करना है। बट एक एग्जाम्पल दिया कि ये कोई एक कॉमन कोई एक जीव अगर ऐसा ऐसा करेगा तो उसमें कितना समय लगेगा, उतना लंबा कालमान को समझाने के लिए ये शब्द है कि इतने लंबे पीरियड तक भी जीव भटक सकता है, इवन सम्यक आने पर भी। ओके सर। हालांकि परावर्त तो होता ही है, क्योंकि कोई जीव जैसे कोई मिथ्यात्वी जीव है और मान लीजिए कोई अभवी जीव है, अनंत काल तक उसको संसार में रहना है, तो डेफिनेटली वो कई बार परावर्त कर चुका है। लेकिन वो इतना लंबा पीरियड है, मतलब अनादि और अनंत काल अगर हमारे पास है तो फिर तो कोई अनलिमिटेड टाइम है, चाहे जितना टाइम लगे परावर्त कर ही लेंगे, आखिर कभी ना कभी परावर्तन पूरा हो ही जाएगा। ओके इस सर। बात से सिर्फ हमें ये समझना है कि इसकी डेप्थ कितनी अधिक है, मतलब इसका जो कालमान है ना कितना बड़ा है, बस वो चीज हमें मेन पकड़नी है यहाँ पे। हाँ पदम जी सर। ये जैसा ये तो मैक्सिमम दिया हुआ, अर्ध पुद्गल परावर्तन तो मैक्सिमम है। हाँ ये जरूरी मैक्सिमम बिल्कुल। जरूरी नहीं है सबका हम आवर्तन करें, अर्ध पुद्गल का आवर्तन करें, ऐसा जरूरी नहीं। बिल्कुल दिस इज बिल्कुल द मैक्सिमम। करेक्ट। मतलब सम्यक तो स्पर्श करने के बाद भी ऐसा नहीं कि अर्ध पुद्गल परावर्तक आपको संसार में भटकना ही है, ये तो मैक्सिमम पीरियड है, इतने में तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा जीव पक्का, उससे पहले भी जा सकता है। तो बस पहले हमें जाना है, उसके लिए हमें थोड़े से सम्यक प्रयास करने चाहिए, मतलब ऐसे एफर्ट करने हैं जो रियल हो। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, एक छोटी सी बात मतलब है वैसे तो, पर बहुत बड़ी बात बन सकती है कि सरलता हमारे जीवन में आ जाए। मुझे लगता है आज के इस जमाने में ना सरलता की बहुत कमी पाई जाती है, हमारे मन में बहुत छल कपट आ जाता है छोटी छोटी बातों में, बस माया वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, एकदम सरल बन जाए, एकदम बच्चे बन जाए हम, इतनी सरलता आ जाए, इतनी सरलता आ जाए, तो फिर मुझे लगता है कि मोक्ष जाना बहुत आसान बन सकता है। सरलता लाए बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम धर्म भी करते हैं ना तो वहां भी दिखावा होता है, तपस्या करते हैं उसमें भी दिखावा, सरलता बची नहीं ऐसा लगता है। तो ये सरलता जब हमारे जीवन में आएगी, इसको समझना होगा, धर्म को जो रियल में समझता है ना वो सरलता के साथ कार्य करेगा। और बाकी आजकल तो है ना, मुझे लगता है अधिकांशतया तो दिखावा इतना चल रहा है ना कि लोग, अगर मैंने तपस्या की लोगों को पता नहीं चले तो क्या फायदा, मेरी तो तपस्या मानो निरर्थक हो गई, ऐसा मन में सोच लेते हैं लोग। तो क्या जरूरत है, किसको बताना है, हमारी आत्मा हम जाने, हमारे कर्म हम जाने, केवली या जो सिद्ध है वो तो सब देख ही रहे हैं, तो और हमें किसको दिखाना। ये जो दिखाने वाली बात आती है ना वही सबसे बड़ी समस्या। इवन आजकल धर्म संघ की संस्थाओं में लोग पदों पे आने आने अभी सीजन भी चल रहा है पद पे आने के, अभी जगह जगह पर एजीएम्स आयोजित हो रहे हैं, सभा के परिषद के चुनाव आदि चल रहे हैं, लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं, मुझे खड़ा रहना है, मार्केटिंग करते हैं,
मुझे वोट देना, अगर वोटिंग की नौबत आए तो मुझे वोट देना, मतलब जैसे कोई लोकसभा के चुनाव चल रहे वैसा माहौल हमारे धर्म संघ में बन गया है। ये सब क्या धर्म है? धर्म संघ की संस्था में सेवा देने की बात में इतनी बात आ जाए, तो ये कहाँ सरलता रही? तो बस सरलता हमारे जीवन में आएगी ना, तभी हम सही मायने में जल्दी मोक्ष जा पाएंगे। हाँ मधु जी। सर, जैसे हमने पुद्गल परावर्तन को समझा, लेकिन इसके लिए हमें इमेजिन करना पड़ेगा ना, खाली कल्पना ही करना पड़ेगा, कल्पना से सारा चीज समझ जाए, बस यही है ना, बाकी तो अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, ये तो कालमान कितना बड़ा, बस उसको हमें समझना है, बस उसको उपमा से उसको, समझना है। कल्पना से भी समझ हाँ सकते हैं या उपमा से, ये एक एग्जाम्पल दिया, उपमा दी गई है, तो बस वो उपमा से ही हम इस चीज को समझ सकते हैं। हाँ सर, उपमा से समझ लिए, और फिर इसको, ये सब चीज को इमेजिन करना है, बस अपने को सोचना है ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आज भी अपना अजीब तत्व शायद पूरा नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, जितना भी लगे समय। चीजें अगर समझ में आ रही है और एक एक चीज को हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते जाएंगे, तो ये तो लंबे समय तक हमारे मतलब काम में आ सकती है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए याद करते हैं ना, तो वो शायद लंबे समय याद रहे नहीं रहे, रिवीजन नहीं होता है तो याद भी नहीं रहता है। हाँ, ये पोदगल परावर्तन नाम हमेशा सुनते हैं, पर ये क्लियर नहीं था कि क्या चीज, अब भी क्लियर हो गया। क्लियर आज नहीं है सर आप। देखिए, हाँ। एक तो है ना, ये आदत डालें कि जब कोई शब्द का हम परिभाषा पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, तो उसके साथ उस शब्द के एक एक अक्षर को लिंक करना सीखे। अभी परावर्तन क्यों आया शब्द यहाँ, पुद्गल शब्द क्यों आया, वैसा जब समझेंगे ना। हमने जब जीव के 23 नाम की भी बात की, तब भी हम उस शब्द को समझने का प्रयास कर रहे थे। अगर खाली अर्थ समझना, तब तो हम कह देंगे भी हाँ, इसका भी अर्थ जीव है, इसका भी अर्थ जीव है, 23 का 23 सबका अर्थ तो जीव ही हुआ। तो कोरा अर्थ भी नहीं, वो अर्थ किस अपेक्षा से हुआ, उन शब्दों से अगर हम अर्थ निकालना सीख जाएंगे ना, तो वो चीजें परमानेंट होती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर। इस तरह अतीत काल व्यतीत हुआ, आगामी काल भी इस तरह व्यतीत होगा वर्तमान समय में, जबकि पूछा जा रहा है एक समय अद्धा काल है। अब ये अद्धा काल क्या होता है, तो बता नहीं सकते हैं? पता। नहीं जानते सर। व्यवहारिक काल जो होता है ना, जहां कैलकुलेशंस काल की हम करते हैं, वो अद्धा काल कहलाता है। तो अब यहां बताया गया वर्तमान समय। वर्तमान एक समय का होता है, बहुत सूक्ष्म है। वर्तमान को पकड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम जब तक पहुंचते हैं हाँ ये समय वर्तमान है, तब तक तो वो पास्ट बन जाता है। तो जिस समय पूछा जा रहा है, बस उस समय का एक समय वो होगा वर्तमान काल। तो अतीत काल तो बहुत बड़ा है, और आगामी काल भविष्य काल भी बहुत बड़ा है। वर्तमान काल बहुत छोटा होता है, जो क्षणिक होता है, एक समय का छोटा सा होता है। अब आगे बताया गया कि इसकी लोकेशन, मतलब कितना इसका क्षेत्र है, कहाँ ये होता है। जैसे हमने आकाश का क्षेत्र लोक अलोक किया था, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि का क्षेत्र कितना किया था, लोक प्रमाण, मतलब लोक जितने एरिया में। लेकिन इस काल के लिए क्षेत्र दिया गया अढ़ाई द्वीप। अढ़ाई द्वीप तो है ही तिरछे में, मतलब ऐसे क्रॉस में, मतलब इस तरफ हम जाएंगे तो ये ऐसा अढ़ाई द्वीप तक हम जा रहे हैं। ये जम्बू द्वीप के आगे बढ़ते गए तो ऐसा अढ़ाई द्वीप है। लेकिन ऊपर कितना, नीचे कितना, वो बात भी यहाँ पर आ रही है कि ऊपर ज्योतिष चक्र तक 900 योजन प्रमाण, 900 योजन हाइट, वहां तक काल चक्र है। उसके ऊपर फिर काल चक्र, मतलब ये काल नहीं है, अद्धा काल नहीं है। उसके बाद नीचे की भी बात आए, भी ऊपर के तो बता दिया, नीचे कहां तक। तो नीचे के बारे में आती है कि महाविदय की 2 विजय। जब हमने जम्बूद्वीप की क्लास की थी, तब एक प्रश्न भी आया था कि कौन सी 2 विजय नीचे तक जाती है। आई थिंक ममता जी ने ये प्रश्न पूछा था। तो 24 और 25 नंबर की विजय मैंने कहा था कि वो अधोलोक तक जाती है, मतलब नीचे का जो लोक है ना, वहां तक वो 2 विजय जाती। कैसे जाती है, वो थोड़ी ढलान होती है, ढलान भी ऐसी नीचे जाते 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 1000 योजन तक नीचे चली जाती है। तो नीचे के बारे में बताया गया कि जो 2 विजय सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 1000, 1000, उतने योजन प्रमाण वर्तन करता है। मतलब वो जो 1000 योजन तक जितना नीचे है ना, वहां तक काल है। क्योंकि वो जो 2 विजय है, वहां भी तो मनुष्य रहते ही है, तो मनुष्य जहां रहेंगे वहां तो काल हो गई। वहां भी सूर्य चंद्रमा आदि ये सब गति वाली चीजें दिखने को मिलती दिखती, नीचे फिर अद्धा काल नहीं है। अब इसमें आगे बताया गया कि इन सब में काल अनंत द्रव्यों पर वर्तन करता है। देखिए, काल के बारे में
आपने पढ़ा ही होगा 6 द्रव्य जो होते हैं उनमें सब में द्रव्य से कितना, द्रव्य से कोई एक होता है, कोई अनंत होता है। ऐसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 अपेक्षाओं से जब हम समझते हैं ना, तो यहाँ पर अगेन इसका जो द्रव्य है वो अनंत होता है। तो अनंत द्रव्य किस अपेक्षा से, जैसे धर्मास्तिकाय कितना है, द्रव्य से 1 है क्योंकि सिंगल पीस है, लेकिन समय को अनंत कहा गया। तो ये अनंत की अपेक्षा क्या है, वर्तमान समय तो एक समय का होता है, फिर यहाँ अनंत क्यों लिया गया, क्योंकि उस वर्तमान एक समय में अनंत पुद्गल और अनंत जीवों पर वर्तन हो रहा है। वर्तन मतलब चेंजेज। इस समय जीव की परिस्थिति और अगले समय में जीव की परिस्थिति, तो उसमें जो परिवर्तन हुआ, उसमें जो चेंजेज हुए, वो चेंजेज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन हुआ, काल। तो वो एक समय का काल भी अनंत द्रव्यों पर, अनंत पुद्गल और अनंत जीवों पर वर्तन कर रहा है। इस अपेक्षा से काल को अनंत द्रव्य कहा गया है। देखिए, ऐसे अतीत और भविष्य के समयों को गिने ना तो भी अनंत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अनंत की अपेक्षा वर्तमानिक कालिक एक समय को ही अनंत पर्यायी बताया गया है। अनंत पर्याय इस अपेक्षा से कि अनंत जीव और अनंत पुद्गलों पर वर्तन उसी एक समय में पैरेलल हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये बात? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इसके अनंत पर्याय हो गए। फिर 41 पॉइंट में आ रहा है, एक एक द्रव्य पर एक एक समय गिना जाता है, इसलिए काल के पर्याय के न्याय से एक समय को अनंत कहा गया। ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी, वही बात आई है। 42 नंबर में, कहकर मैं कितना बतला सकता हूं। मतलब देखो, शैली है भिक्षु स्वामी की भी, ये मैं जितना मैं बता रहा हूँ वो ठीक है, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इतना डिटेल है, फिर भी कितना बता दूंगा आखिर। तो वर्तमान समय सदा एक है और इस एक को ही अनंत कहा है, इसे विवेक पूर्वक पहचाने। बस इसी चीज को विवेक से समझने हैं कि वर्तमान समय जो एक समय का है उसको अनंत कैसे कहा गया है। समझा दिया, एक चीज को बार बार कितना समझा है, बस अब हम इसको समझ लें, पहचान जाएं। उसके बाद 43 पॉइंट में आ रहा है, अरूपी काल द्रव्य का ये संक्षेप में विवेचन किया, अब रूपी पुद्गल द्रव्य को समझे। तो देखिए, हमने 3 पार्ट में अजीव को समझा। पहला पार्ट क्या था, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, इन तीनों को हमने साथ में समझा। दूसरा पार्ट था काल को समझा। अब तीसरे पार्ट में हम पुद्गल को समझेंगे। 44 नंबर, पुद्गल के द्रव्य अनंत कहे गए हैं, उन द्रव्य को शाश्वत समझे। पुद्गल के जो द्रव्य है अनंत है, वो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब क्या हुआ, पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। ठीक है, तो किसे हमें समझना है, उन अनंत द्रव्यों को। कौन से अनंत द्रव्य, जो द्रव्यतः द्रव्य है। देखिए, इसमें भी पुद्गल भी द्रव्य पुद्गल, भाव पुद्गल 2 तरह के होते हैं। तो द्रव्य पुद्गल में क्या है, जो फिजिकल पुद्गल है जिसमें वर्णगंध रसस्पर्श है, तो वो जो द्रव्य रूप में पुद्गल है, वे पुद्गल तो शाश्वत है और अनंत है। लेकिन भावतः पुद्गल जो है वह अशाश्वत है। भावतः का मतलब क्या हुआ, जो उसके पर्याय हैं। पुद्गलों के जो पर्याय होते हैं, उनकी जो अवस्थाएं होती है वो बदलती रहती है। जैसे कोई पुद्गल अभी औदारिक शरीर का पार्ट बन गया, कभी अगेन औदारिक शरीर से वो अलग हो जाएगा, फिर कभी उसको अवसर मिला तो वैक्रिय वर्गणा में जुड़ करके वैक्रिय शरीर का पार्ट बन जाए। कभी वही पुद्गल अगेन वहां से छूट करके कभी श्वास का पार्ट बन जाए। ये तो हो गई जीवों के ग्रहण करने वाली वर्गणा। इसके अलावा भी कितनी ऐसी वर्गणा होती है, वो कभी जाके उसमें जाके मिल जाएगा। तो ऐसे उसका रूप बदलता रहता है। ये जो बदलता हुआ रूप है, अभी वर्तमान में वो क्या है, वर्तमान में अभी वो मानो औदारिक शरीर का पार्ट है। तो ये हो गया उसका भावतः, ये उस पुद्गल का भाव हुआ। तो वह भाव तो बदलता रहेगा, वह शाश्वत नहीं है। वह औदारिक का शरीर का पार्ट अभी है, हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है, इसलिए इसे अशाश्वत कहा गया है। तो बुद्धिमान व्यक्ति द्रव्य और भाव पुद्गल की पहचान करें। हम सब यहाँ बुद्धिमान हैं, हम सभी इसकी पहचान करेंगे। उसके बाद 45 पॉइंट में, पुद्गल के द्रव्य अनंत कहे गए हैं, वे एक भी घटते बढ़ते नहीं है। कितने हैं संख्या में, अनंत हैं।
और अनंत भी फिक्स साइज है, उसमें फिर कम ज्यादा नहीं होंगे, जितने हैं उतने ही अनंत रहेंगे, कम ज्यादा कभी नहीं होते हैं। घट-बट तो भाव पुद्गलों की होती है। कैसे होती है भी? अभी औदारिक वर्गणा में कितने पुद्गल है उसकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है। अभी वर्तमान में जितने भी औदारिक शरीर है उन सबके पुद्गलों की टोटल करेंगे तो वो चेंज होते रहेगी। अभी कुछ अलग होगा, कुछ समय बाद अलग होगा, क्योंकि कोई मान लीजिए किसी की डेथ हो गई और कोई नया जन्म ले लेगा, नया औदारिक शरीर बनने लग गया, तो ऐसे ये चेंजेस आते रहेंगे। तो भाव पुद्गलों में गटबड़ हो सकती है, कम संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन द्रव्य पुद्गल तो जो अनंत है वो एक जैसे अनंत है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती, संख्या कम ज्यादा नहीं होती है। हाँ मधु जी। सर भाव पुद्गल मतलब जैसे हम लोग भी अभी पुद्गल ही हैं, पुद्गल आत्मा के साथ मिक्स हैं, तो हम लोग अपने ऊपर हम भी ले सकते हैं ना। हम पुद्गल नहीं हो सकते नहीं कभी भी, हम नहीं पुद्गल नहीं नहीं है। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं, आत्मा के साथ मिलके तो अपना पूरा एक औदारिक शरीर बन गया है, वो नहीं बोल रहे सर। जैसे हमारी भी पर्याय चेंज होती है, हमारे भाव चेंज होते हैं, उसको यहाँ पर पर्याय ले सकते हैं क्या सर भाव के हिसाब से? यहाँ पर अभी देखो पुद्गलों की बात चल रही है, द्रव्य पुद्गल और भाव पुद्गल की, अभी आत्मा की बात नहीं चल रही। आत्मा की बात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था ना, जीव पदार्थ, हाँ हाँ वहां भी हमने भाव पर आत्मा द्रव्य आत्मा को समझा था। वहां भी हमने समझा था द्रव्य आत्मा एक है, भाव आत्मा अनेक है, ये बात हम वहां समझ अनेक है। चुके हैं ऑलरेडी। तो हाँ अभी हाँ हाँ। रिपीटिंग करने की जरूरत नहीं, हालांकि चीजें वैसी होती है, लेकिन अभी पुद्गल की बात है तो पुद्गल के हिसाब से हम समझते हैं। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 पॉइंट में क्या आया? पुद्गल द्रव्य के जिन भगवान ने, जिन भगवान मतलब कौन? यहाँ पे जिन भगवान शब्द है ना, कोई बता सकते हैं यहाँ जिन शब्द क्यों आ रहा है? कौन से भगवान? भगवान मांगे, भगवान मांगे। वीतराग भगवान। हाँ, यहाँ वीतराग। जिन शब्द, जिन जो बोलते हैं ना, जिसने जिसने किया, जिन्होंने किया, वो जिन नहीं है यहाँ। यहाँ जिन मतलब तीर्थंकर, तीर्थंकर को जिन कहते हैं। जो राग द्वेष को जीत लेते हैं उन्हें जिन कहा जाता है, वह जिन यहाँ आ रहा है। तो जिन भगवान ने चार भेद कहे हैं, मतलब तीर्थंकर भगवान ने चार भेद कहे, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। अब अगेन स्कंद क्या है, ये तो आई थिंक हम पहले ही जिज्ञासा देश प्रदेश की आई थी, उसमें क्लियर कर चुके हैं, फिर भी एक बार क्विकली कर लेते हैं। स्कंद से लगा रहता है तब तक प्रदेश, और वही प्रदेश जब स्कंद से छूट जाता है तो परमाणु कहलाता है। तो प्रदेश और परमाणु का तो बस इतना ही भेद है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सेम बात है। वही परमाणु किसी स्कंद में जाके चिपक गया तो उसको कहेंगे प्रदेश, अलग हो गया तो कहलाएगा परमाणु। फिर परमाणु और प्रदेश तुल्य है, उसमें शंका न करें। परमाणु की साइज बताई गई है, अंगुल के असंख्यातवें भाग जितना। एक अंगुल, उसका असंख्यातवां भाग, मतलब अब ये कैलकुलेशन जो बताई जाती है ना, उसको हम बस इतने ही समझ सकते हैं कि बहुत सूक्ष्म है। उसका अगर असंख्यात टुकड़े करेंगे एक अंगुल का तो कितना सूक्ष्म हो जाएगा, बस उतना सूक्ष्म ये परमाणु होता है। फिर उद्गल का उत्कृष्ट स्कंद संपूर्ण लोक प्रमाण होता है, और जगन्य स्कंद अंगुल के असंख्यातवें भाग जितना होता है। देखिए, एक पुद्गल में उत्कृष्ट स्कंद जो होता है सबसे बड़ा साइज का, वो पूरे लोक जितना बड़ा होता है, और सबसे छोटा होता है अगेन अंगुल का असंख्यातवां भाग। फिर इसमें एक और बात बताई गई, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी समझें कि कोई स्कंद जो अनंत प्रदेशी हो, देखिए अनंत प्रदेशी की यहाँ बात चल रही, एक दो प्रदेशी की बात तो छोड़ ही देते हैं, अनंत प्रदेशों से मिला, उनसे बना हुआ एक पिंड, पुद्गलों के अनंत परमाणु जुड़े, उससे जो स्कंद बना, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम अवगाहना, अवगाहना मतलब कितना स्पेस उसको चाहिए ऑक्यूपेशन के लिए, कि कहाँ उसको रुकने के लिए आकाश में कितनी जगह चाहिए। तो जगह का देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, पुद्गल जैसी चीज भी इतने फ्लेक्सिबल है, और हम जीव होते हुए भी इतने फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो पाते हैं, कभी कभी सरप्राइज होता है। पुद्गल एक आकाश प्रदेश में भी रुक सकता है, मतलब केवल एक आकाश प्रदेश जितना स्पेस ले, और उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल समा सकता है, इतनी कम जगह में भी वो अपना काम चला लेता है। और जब वो बड़ा होना चाहे, फैलना चाहे, तो पूरे लोक जितना आकाश, तो जितने असंख्य प्रदेश है उसमें भी वो समा सकता है, संपूर्ण लोक प्रमाण। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब देखिए कभी कभी ये चीजें भी हमें शिक्षा दे जाती है कि फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी है तो पुद्गलों से सीखो, कितने फ्लेक्सिबल है हम। हालांकि जीव भी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जीव भी लोक प्रमाण हो सकते हैं, जीव भी बहुत अंगुल के असंख्यात भाग जितने लोक लोक के प्रदेशों में सेट हो सकता है। ये जीवों में भी ये गुण है
हम भी बहुत फ्लेक्सिबल हैं, बट ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारी व्यवहारिक जीवन में भी आनी चाहिए। भाई हमें सुविधाएं मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भाई नहीं चलेगा, हम तो ऐसे ऐसे तो हम नहीं जा सकते। कई बार कोई उपासक पर्यूषण यात्रा में गए, वहां सुविधाएं कोई कम मिले तो क्या हो गया, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। भाई अच्छी जगह जाने को मिला, ज्यादा पब्लिक आती तो भी ठीक है, कम पब्लिक आए तो भी ठीक है। कोई स्थान जो हमें मिला है, कोई स्थान हमारे लिए बहुत सता करी तो ठीक है, कम सता करी तो भी ठीक है। फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। ये बात अगर हमारे व्यवहार में आ जाए हर जगह, ये तो उपासक तो केवल एक एग्जाम्पल था, डे टू डे लाइफ में भी, ससुराल में, लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ बिहेवियर में, फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर में, यार ये फ्रेंड तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कितना अपना ध्यान रखता है, ये तो कुछ ध्यान नहीं रखता। फ्लेक्सिबल बनो ना, वो नहीं रखता तो भी उसके यहाँ जाना है, कम रखे तो भी जाना है। हर जगह समानता वाली बात आए तभी तो हम राग द्वेष को जीत पाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत काम की चीज है। तो देखिए ऐसे है ना, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं उससे हम कुछ बातें कैसे ग्रहण करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तब भी हमारा मतलब स्वाध्याय करना सार्थक हो पाएगा। अल्टीमेटली एम हमारा स्वाध्याय का तो यही रहना चाहिए, आत्मशुद्धि, ये मोटिवेशन, आध्यात्मिक मोटिवेशन, स्पिरिचुअल मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे तो मोटिवेशनल स्पीकर जब आते हैं ना तो बहुत भीड़ आ जाती है कि भाई हाँ अभी मोटिवेशनल है, लेकिन वो मोटिवेशन कैसा होता है, बिजनेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उस मोटिवेशन में लोग बड़ी रुचि लेते हैं। लेकिन जहाँ स्पिरिचुअल मोटिवेशन की बात आती है ना, वहां पर आपको ऐसी सुविधाएं बहुत कम मिलेगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। तो हमें सेल्फ मोटिवेट होना सीखना पड़ेगा। स्पिरिचुअल मोटिवेशन तो सेल्फ हो जाना चाहिए, तब जाकर के हम जल्दी मोक्ष जा पाएंगे। हाँ साधना जी। सर द्रव्य पुद्गल और भाव पुद्गल ये दोनों एक एग्जाम्पल से समझाइए, मुझे नहीं समझ आया। यस, जैसे ये चश्मा है, इसमें जो इसकी बॉर्डर है प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, इसका कलर ब्लैक है। तो ये जो चश्मे में एक्चुअल मटेरियल यूज हुआ है ना, वो मटेरियल तो है द्रव्य पुद्गल, ठीक है। अब उसका कलर का ब्लैक होना, ये है उसका भाव, यही पुद्गल। मान लीजिए चश्मा टूट गया, उसको हमने मेल्ट कर दिया, कुछ अलग फॉर्मेट में चला गया, तो वहां पर उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका शेप बदल सकता है, उसका वो कोई और चीज के रूप में आ सकता है। वो चश्मे की जगह हो सकता है लैपटॉप बन जाए, या कोई और दीवार घड़ी बन जाए, कुछ और चीज बन सकती है। तो वो जो दीवार घड़ी, चश्मा, ये हो गया उसका भाव पुद्गल। और जो फिजिकल एक्चुअल पुद्गल जो उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब हो गए द्रव्य पुद्गल। मतलब उसका जो मेन मतलब वो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक ही रहेगा, दैट इज द्रव्य पुद्गल। एंड उसका नहीं, जो प्लास्टिक तो बदल जाता है। देखिए प्लास्टिक को जब हम हटाते हैं, प्लास्टिक से तो कपड़ा बन जाता है। आपको पता है आजकल ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वेस्टेज प्लास्टिक होता है ना, उसको पूरा, उसके इतने बारीक 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 बना करके उससे कपड़ा बन जाता है, उससे उससे अलग चीजें, कागज बन जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो उसका रूप बदलता है, जो रूप होता है ना वो भाव पुद्गल है, और जो मतलब मूल उसका पुद्गल है, ओरिजिनलिटी जो है दैट इज द्रव्य पुद्गल। यस एंड बिल्कुल उसका जो पर्याय परिवर्तन हो रहा है कि वो चेंजेस ला रहा है, दैट इज यस द्रव्य पुद्गल, बिल्कुल दैट इज भाव पुद्गल। ओके, बिल्कुल एग्जैक्टली। अंडरस्टूड। और एक थैंक यू। एग्जांपल ले लें, जैसे शरीर है, अब हमारा जो औदारिक शरीर है, वो उसमें जो पुद्गल काम में आ रहे हैं, औदारिक शरीर जिनसे बना वो तो है द्रव्य पुद्गल। लेकिन अब उसमें भी शेप मतलब बदलता रहता है। कभी व्यक्ति एकदम यंग लग रहा है, कभी वह व्यक्ति थोड़ा बुढ़ा लगने लगता है, झुर्रियां आ जाती है, बाल उड़ने लग गए, मतलब वो जो अवस्थाएं बदलती जा रही, तो अभी वो उसके भाव है, ये पुद्गल अभी इस भाव में है। ओके, समझ गई। परिवर्तनशील जो भी है वो भाव पुद्गल है, और जो स्थायी है वो, मेन है, हाँ, जो मेन है वो। ठीक है। समय हो गया ऑलरेडी आई थिंक, तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा नहीं काफी है, तो कल के सेशन में देखते हैं, शायद कल अगर पूरा हो गया तो ठीक है। मतलब पूरा तो हो ही जाएगा, जल्दी भी अगर कंप्लीट हो जाए तो हम लोग अमृत कलश भाग 3 भी शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब तक आज हमने जो पढ़ा उसमें कोई जिज्ञासा हो तो एक बार पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं एंड करता हूँ। ठीक है, तो हाँ धीरेन्द्र जी। सर मेरे, जय जिनेन्द्र सर, मेरे एक चीज ये बताओ कि सम्यक्त आ गया उसके बाद भी अर्ध पुद्गल परिवर्तन करना पड़ेगा क्या? तब नहीं मोक्ष नहीं होगा नहीं, क्या? यही तो बात पदम जी ने कही थी ना, उसके बाद भी जरूरी नहीं उतना करे, ये तो मैक्सिमम पीरियड है, उतने में तो मोक्ष में पक्का जाएगा ही जाएगा, उससे चाहे पहले भी सम्यक्त जा आए सकता ना है। आए, अगर सम्यक्त आ गया अभी इस जन्म में, अगले जन्म में हो सके उस समय सम्यक्त हो नहीं हो, जैसे इस जन्म में सम्यक्त आ गया, अगले जन्म में सम्यक्त वापस आएगा क्या?
देखो एक बार सम्यक्त को स्पर्श किया ना, तो आवश्यक नहीं कि हर भाव में सम्यक्त रहे। कहीं कहीं कितने कितने अनंत काल उसमें बिना सम्यक्त का भी बीत सकता है, अनंत काल, और फिर वापस सम्यक्त आएगा। लेकिन इतना पक्का है कि अर्ध पुद्गल परावर्त काल में वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, और मोक्ष जाने से पहले तो पक्का वापस सम्यक्त आना जरूरी है। बिना सम्यक्त आया तो मोक्ष जा ही नहीं सकता है। तो मतलब बीच में जा भी सकता है। सम्यक्त आना जाना दोनों चल सकता है अर्ध पुद्गल परावर्त काल में तो, लेकिन एक सम्यक्त अगर आ जाता है तो फिर वह वापस नहीं जाता है। हाँ प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र सर। सर एक भव में कितना बार सम्यक्त आ सकता है? एक भव में एक्चुअली कैलकुलेशन है, मुझे भी याद नहीं, पदम जी ने एंड्रेज के उनको ध्यान में होगा। पदम जी 900 बार 900 बार 900 बार कौन सा वाला? क्षयोपशमिक एक भव में, हाँ नहीं हाँ शायद से उपशमिक कोई भी ओके। उपशमिक भी 900 बार आ सकता है? आ सकता है अगर मैं भूल नहीं करूं तो। एक्चुअली उपशमिक की शायद लिमिट कम है, क्षयोपशमिक के लिए तो 900 बार ठीक है। मुझे लगता है उपशमिक की लिमिट उतनी ज्यादा नहीं है। जनरली ऐसा पड़ा भी समय तो एक भव में 900 बार आ सकता है। हाँ तो वो अच्छा, क्षयोपशमिक की अपेक्षा से ये बात आती है। देखो क्षयिक तो एक ही बार आएगा, और क्षयोपशमिक की बात 900 बार वाली बात आ गई है। उपशमिक की शायद संख्या कुछ अलग है, और किसी के ध्यान में तो एक बार बता दें। ठीक है, और इसको थोड़ा बुक में चेक करके फाइनल बताया जा सकता है, बट जहां तक मुझे ध्यान में औपशमिक सम्यक्त की एक लिमिटेशन छोटी सी है। मधु जी। सर जैसे ये बादर और सूक्ष्म को हम ये समझ रहे हैं, सर ठीक है क्या? जैसे अभी वो धीरज भाई साहब ने कहा ना कि इस जन्म में सम्यक तो आ गया, अगले जन्म में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये सर अगर बराबर बराबर आ रहा है, मतलब इस जन्म में भी है और अगले जन्म में भी आ जाएगा, तो ये सूक्ष्म हो गया क्या सर? नहीं हुआ सर? थोड़ा हम सा ऐसे एग्जाम्पल है ना, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है मुझे, लेकिन आप ठीक है एक अपेक्षा से समझ लें भले। थोड़ा हम अपने आप को मतलब समझा वो रहे हैं कि पुद्गल ऐसे। परावर्तन की बात है, वहां पर पुद्गलों को हम गो थ्रू कर रहे हैं। यहाँ आपने सम्यक्त ले लिया, पुद्गल की जगह आपने सम्यक्त ले लिया कि सम्यक्त हाँ कितनी बार आता है उसको आपने पकड़ लिया। तो हाँ ठीक है, आप अपने हिसाब से वो एग्जाम्पल भी ले तो ठीक है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये एग्जाम्पल। यस सर, थैंक्स सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओमर हम